नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज आरसीसी का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है सिक्स्थ लेक्चर है आज हमारा, जो आरसीसी की हमारी सीरीज चल रही है उसका। अब आरसीसी की जो सीरीज है लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं 5 लेक्चर, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देख लेना। और साथ ही साथ में जो IAS कोड की समरी है, IAS 456 2000 की समरी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप जरूर देख लेना। अगर आपने पहले के 5 लेक्चर और IAS 456 नहीं देखा है तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और अगर आपने 5 लेक्चर देख लिए हैं और IAS 456 की समरी नहीं देखी है तो भी आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपने IAS 456 की मेरी समरी देखी है, तो जो IAS 456 में चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं उनको मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। समझ पा रहे हैं मेरी भावनाओं को? तो ये है पूरा का पूरा मामला। चलिए, तो आज का जो हमारा खेला है उस खेला को शुरू करते हैं, कार्यक्रम जो है उसे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा उसमें हम बात करें लिमिट स्टेट ऑफ शेयर की। आज जो बात की जाएगी वो शेयर की बात की जाएगी, किस तरह से लिमिट स्टेट ऑफ शेयर वर्क करता है, किस तरह से शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, कैसे शेयर में आप डिज़ाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो शेयर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि हाँ काम हो गया हमारा इस वीडियो से, तो आप 1 रुपया क्या है मुझे डोनेट कर सकते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि ये मेरी पुरानी आदत है, मैं बोलता रहता हूँ कि 1 रुपया डोनेट कीजिए। तो अगर किसी के पास हो तो कर सकता है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है डोनेट करने की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास हो तो डोनेट कर सकता है। चलिए, गुरु दक्षिणा के रूप में दे देना भाई, ठीक है। चलो, अब शेयर की बात कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा क्या है कि मामला चलेगा ज्ञान का, थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, है ना। देखो, होता क्या है कि जो शेयर है वो शेयर डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है। केस नंबर 1, मान लीजिए हम सोम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सोम पढ़ रहे हैं। ऐसे ले लो एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए हम सोम पढ़ रहे हैं और सोम में आपने जो यहाँ पे सेक्शन लिया है, वो जो सेक्शन है उस सेक्शन का जो मटेरियल है वो है यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म है। मान लीजिए स्टील का कोई सेक्शन है, स्टील का कोई सेक्शन है, ये यूनिफॉर्म सेक्शन है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो अगर आप इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करें कि यार स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? वो पैराबोलिक टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और सेंटर पर है ना, इसका जो सेंटर होगा, न्यूट्रल एक्सिस जहाँ होगी, सेंटर जो होगा वहाँ पर क्या होगा? ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। शेयर स्ट्रेस का ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर आपका यूनिफॉर्म कोई सेक्शन है तो। लेकिन अब कहानी में बदला भी आता है। कहानी में मोड़ तो ये आता है कि हम पढ़ रहे हैं क्या? आरसीसी। हमारा जो सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हमारा जो सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें तो क्या है? कंक्रीट भी है और स्टील भी है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा साहब? तो चलिए ये भी बात कर लेते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं? इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा कि एक लाइन बनानी होगी। जैसे मैं बना लेता हूँ, पहले तो एक लाइन बनाओ इस तरह से, ठीक है। और ये जो लाइन होगी कहाँ तक बनानी, ध्यान रखना, ये बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेनफोर्समेंट है उस रेनफोर्समेंट तक ही लाइन बनानी है, ठीक है। और स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चलने वाला है कि पहले तो आएगा पैराबोलिक, फिर इसका मन बदलेगा और फिर ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा, सीधा सीधा आ जाएगा, ये है ना, स्ट्रेट आ जाएगा। ये लाइन स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, जबकि ये कैसी है? ये है पैराबोलिक। और कहानी में बदलाव तो तब आता है जब ये कहा जाता है कि ये जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके हिसाब से है? ये है इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से। किसके? इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। ये इलास्टिक थ्योरी हो गई। किसका सेक्शन है? ये आरसीसी का सेक्शन है, ध्यान रखना, आरसीसी का सेक्शन है। केस नंबर 3, कहानी में फिर बदलाव आया। कहानी में इस बार बदलाव आता है और हमारे जो हैं कोड वाले भाई साहब हैं, उन्होंने कहा, कोड में कहा गया, कौन से कोड में? IAS 456 की बात कर रहा हूं मैं। कोड में कहा गया कि जो आपका सेक्शन है, जो सेक्शन है आरसीसी का सेक्शन, उस सेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप क्या करो, इतना परेशान मत हो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो आप,
कहाँ पैराबोलिक बना रहे हो और कभी आप स्ट्रेट बना रहे हो। आप इंजीनियर हो, 4 साल की आपने डिग्री की है, वैसे ही परेशान हो आप, है ना। तो इतने परेशान मत हो आप, तो क्या करो, ऐसे मान लेना कि जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कैसा होता है, सिंपल होता है साहब, ऐसे ही होता है, वो तो रेक्टेंगल ही होता है, इस तरह से मान लेना आप। और जो इसमें स्ट्रेस आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, कौन सा स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। इस शियर स्ट्रेस को बोल देना नॉमिनल, क्या, नॉमिनल। और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कि आपके ऊपर शियर फोर्स कितना आ रहा है अपॉन उसका एरिया। इस तरह से आप क्या करना, इस नॉमिनल शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेना। लो भाई साहब, आपको परेशान होने से बचा लिया किसने, IAS 456 ने। उन्होंने बोल दिया कि आप तो ऐसे मान लेना और इस तरह से कैलकुलेशन करना, काम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये रियल में जो है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, जब यूनिफॉर्म हो तो पैराबोलिक होता है। इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से सच में आरसीसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन आईएस कोड ने बोला कि आपको परेशान नहीं होना है, आप तो ऐसे मान लेना। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, अगर आप इस चीज को मानते हो ना कि आरसीसी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस बनने वाली है ना आपकी, ये जो न्यूट्रल एक्सिस बनने वाली है, इस न्यूट्रल एक्सिस से अबोव और बिलो दोनों जगह स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ध्यान रखना। स्ट्रेस अलग अलग तरीके से निकलता है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि क्या है मामला, क्या है। क्योंकि अगर आप मान लो आगे चल के फिर फ्यूचर में तैयारी करते हो या और आपको नॉलेज चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं बताता रहता हूँ आगे पीछे की बातें, ठीक है। चलिए, अब अगर इसकी बात चल रही है कि IAS 456 ने बोल दिया कि आपको अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हो, तो एक चीज और नोट कर लो फिर आप कि किसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि टाउ वी से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू होती है V अपॉन बी डी। क्या होती है, V अपॉन बी डी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हो। और V यहाँ पर क्या होता है, V होता है शेयर फोर्स जो आपके एक्ट कर रहा है, यानी कि जो लग रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर होती है, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोल जाए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है इलास्टिक थ्योरी से जो कैलकुलेट किया जाता है वो कितना होता है, तो इलास्टिक थ्योरी वाला भी आप लिख लो। इलास्टिक एक्चुअल में क्या है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एक फॉर्मूला होता है। ये भी कई बार क्या है, बच्चे पूछ लेते हैं, एग्जाम वाले तो बहुत कम पूछते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा पूछ लेते हैं। ये होता है आपका BJD, इसका फॉर्मूला याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है इसका, BJD होता है। क्या होता है, BJD इसका फॉर्मूला होता है। बस इतना भी लिख लोगे, इतना भी याद रहेगा तो कुछ आइडिया रहेगा कि यार कुछ बदलाव है चीज़ों में, उतना सेम नहीं है, सिंपल नहीं उतना, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात हो गई, अब असली शेयर की बात कर लेते हैं, जो हम चीज़ पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि आपने अगर कंक्रीट का सेक्शन बनाया और उसमें स्टील प्रोवाइड कर दी है रेनफोर्समेंट के रूप में, ठीक है, और आप बात कर रहे हो शेयर फोर्स की कि शेयर फोर्स इस तरह से आ रहा है, शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इस शेयर स्ट्रेस को काउंटर एक्ट कौन करेगा, इस शेयर स्ट्रेस को कौन है जो इससे लड़ाई करेगा। तो देखो, अगर आपका शेयर स्ट्रेस आ रहा है, मान लीजिए शेयर स्ट्रेस आ रहा है आपके सेक्शन पर, स्ट्रेस आएगा ही आएगा, तो इसको पहले पहले इससे लड़ाई करता है कौन, कंक्रीट। कंक्रीट इससे लड़ाई करता है और कंक्रीट कोशिश करता है कि यार मैं ही इसको सहन कर लूं, मैं ही झेल लूं और मैं ही इसको क्या कर लूं कि वियर कर लूं, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात नहीं रहती, कंक्रीट की बस की बात नहीं होती है, फिर हमको क्या करना होता है, बाहर से एक्स्ट्रा आपको स्टील प्रोवाइड करना होता है। वो किस फॉर्म में करना होता है, वो करना पड़ता है रिंग्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में। रिंग्स क्या है, सिंपल लैंग्वेज यूज में ले रहा हूं ताकि आपको पता रहे, यानी कि शियर रेनफोर्समेंट की फॉर्म में, यानी कि शियर स्ट्रेप्स बोल देते हैं। शियर स्ट्रेप्स जो होती हैं उनकी फॉर्म में आप क्या कर लेते हो, प्रोवाइड कर लेते हो, है ना। तो शियर स्ट्रेप्स जो प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि शियर स्ट्रेप्स जो प्रोवाइड की जाती है क्यों की जाती हैं, शियर फोर्स जो है, शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए ना, उस स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करने के लिए की जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा मैंने बोला कि कंक्रीट की कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, कुछ ना कुछ तो अब जनरेट होगी। तो कंक्रीट की खुद की जो स्ट्रेंथ होती है या जो शियर स्ट्रेस जो होता है जो वो जनरेट करता है वो कितना होता है, तो इसमें दो चीजें हैं, कोड इसमें दो चीजें बोलता है। क्या क्या बोलता है, IAS 456 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, एक तो आती है टाउ सी, एक आती है टाउ सी मैक्स, दो चीज आती हैं। जो टाउ सी है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है ग्रेड कितनी है, किसकी ग्रेड, कंक्रीट की ग्रेड, और दूसरा परसेंटेज ऑफ स्टील पर ये डिपेंड करती है कि कितना परसेंटेज स्टील आपने प्रोवाइड किया है। जबकि टाउ सी मैक्स है ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली
ग्रेड ऑफ स्टील पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर ये डिपेंड करता है। ये कहां पर है, कहां लिखा है, किस हिसाब से बता रहा हूं मैं, मनमर्जी से बता रहा हूं क्या, कि मन में आया जो बोलता चला जा रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैं जो बता रहा हूं ये कोड के हिसाब से बता रहा हूं। इसको अगर आपको चेक करना है एलएसएम के अकॉर्डिंग तो टेबल नंबर क्या है, 19 है, और इसको चेक करना है तो टेबल नंबर क्या है, टेबल नंबर क्या है, 20 है। वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चेक करते हो, इनकी वैल्यू चेक कर सकते हो, देख सकते हो ये वैल्यूज हैं कि कौन किस पे कितना क्या डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझ में आ गई है। अब देखो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, ये तो टाउ भी है, ये अब समझना, ये वो स्ट्रेस है, ये नॉमिनल स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है जो आपके सेक्शन पर वर्क कर रहा है, यानी कि आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है कौन, टाउ भी, ये बाहरी आक्रमणकारी है जो आक्रमण करने वाला है आपके सेक्शन पर। और भैया जो ये टाउ सी दिख रहा है ना आपको, ये टाउ सी कौन है, ये टाउ सी है आपका घर का सेनापति जो आपको क्या कर रहा है, आपके घर को बचा रहा है, उस सेक्शन को बचा रहा है, ये टाउ सी है, ये बचाने का काम कर रहा है ना। तो अब क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए ऐसा होता है कि जो टाउ सी है ये ज्यादा है बाहर से आने वाले टाउ बी से। तो इस केस में क्या होता है, आप ये बोलोगे कि यार टाउ सी तो क्या है, बड़ा बढ़िया आदमी है, ये कंट्रोल कर पा रहा है, टाउ बी से ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो शेयर जो रेनफोर्समेंट है इसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टाउ सी क्या है, ज्यादा। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि टाउ सी की जो वैल्यू है वो कम पड़ जाती है टाउ बी से, बाहर से जो आने वाला जो स्ट्रेस है वो ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में फिर क्या करना होगा कि जितना ज्यादा है, जितना डिफरेंस ज्यादा, उतना आपको अलग से फिर डिजाइन करना पड़ेगा, उतना स्ट्रेस जो है उसको काउंटर करने की स्टील प्रोवाइड करने की, स्ट्रेस प्रोवाइड करने की। मतलब आप ये कह सकते हो कि टाउ बी माइनस टाउ सी, इनका जो डिफरेंस आया है उतना ही आपको क्या करना होगा, स्ट्रेस जो है उतनी स्ट्रेस काउंटर करने के लिए आपको स्टील प्रोवाइड करनी होगी। यानी कि समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए ऐसा मान लो आप, तो क्या भाई 10 लोग थे, 10 लोग आए आपके घर पे अटैक करने के लिए, आपने घर पे पहले से ही 5 गुंडे पाल रखे थे कि भैया लड़ाई होने वाली है और आ जाओ घर पे, लेकिन आपको पता नहीं था कि 10 लोग आ गए। अब क्या होगा, 5 लोग 5 लोगों से लड़ लेंगे, 5 लोग एक्स्ट्रा जो हैं वो आपको धुन के चले जाएंगे ढंग से। तो अब आपको क्या करना होगा, फोन करना होगा, फोन करो, कॉल किया, कॉल करते ही 5 लोग और आ गए, तो बाकी के 5 लोग क्या करेंगे, फिर इनसे लड़ाई करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही होता है कि स्टील जो है, वो स्टील जो प्रोवाइड की जाती है, वो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेप जो प्रोवाइड की जाती है वो उसके लिए की जाती है कि कंक्रीट के अलावा जो बचा हुआ माल मटेरियल है उससे लड़ने के लिए। ये इस तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये बात है ना बहुत कम समझ में आती है कि यार किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं है। और अभी आगे और चीज समझ में आएगी, एक वीयूएस टर्म आएगी, वीयूएस, वो भी मैं समझाऊंगा। अभी समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है ना। ये स्ट्रेस की फॉर्म में मैंने बता दिया, अब स्ट्रेंथ की फॉर्म में या फोर्स की फॉर्म में आपको मैं समझाने वाला हूं। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। बातें करना बहुत जरूरी है, कि बात करेंगे तो बात करने से ही बनती है ना, क्योंकि हर कोई नहीं है जो, हर किसी में क्षमता थोड़ी जो मन की बात कर ले। अब हम अपन क्या है, अपन नॉर्मल आदमी, आम आदमी है, तो मन की बात अपन कर नहीं सकते है ना। चलिए, कोई अगर मोदी जी का समर्थक है तो भाई कुछ गलत कमेंट मत करना, मैं तो बस ऐसे मजाक करने के लिए बोल देता हूँ यार, कहीं तुम गले पड़ जाओ मेरे, है ना। चलिए, कोई बात नहीं है ना, हल्का फुल्का चलता रहता है मजाक मजाक। देखो मैं ये बताना चाह रहा था, हाँ मैं देखो भूल गया, मैं ये बताना चाह रहा था कि मान लो आपका कोई वो है, सेक्शन है, मान लो ये सेक्शन है, ठीक है, और इस सेक्शन पर लोडिंग आ रही है, जैसे मान लो यूडीएल आ गया फॉर एग्जांपल, इस तरह से यूडीएल आ गया इस पर। तो अगर आपको यहाँ पर, अगर आपको डायग्राम बनाना हो, इस तरह से कुछ बनाना हो डायग्राम, ठीक है, इस तरह से आपने डायग्राम बनाया मान लीजिए ना। तो अगर आपको यहाँ पे शेयर फोर्स एसएफडी बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम कुछ ऐसे बन सकता है, रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा वो मत करना कहीं तुम बोलो कि सर ये तो वैल्यू कम ज़्यादा बता दी, कम बता दी, है ना। और यहाँ पर अगर आप बीएमडी बनाओगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो वो बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। अरे यार ये तो गलत बन गया, अब तो पक्का ही कमेंट कर दोगे सर ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत बना दिया है ना, ऋतिक रोशन वाला डायलॉग। अरे कोई इतना गलत केस हो सकता है वाला, है ना। चलो, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि बेंडिंग मूवमेंट जो है यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन जो शेयर फोर्स है वो यहाँ मैक्सिमम आ रहा है ना, सपोर्ट्स पर मैक्सिमम आ रहा है। तो अब आप समझना कि जब हम बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो आपका सेंटर में ज़्यादा होगा, लेकिन शेयर को रेनफोर्समेंट जो है वो मतलब शेयर फोर्स को रोकने के लिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मात्रा जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेंटर।
ये इस डायग्राम से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अब शियर रेनफोर्समेंट में जो आपने शियर स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए हैं, रिंग्स प्रोवाइड किए हैं, उनकी स्पेसिंग सेंटर पर ज़्यादा होती है, सपोर्ट पर ज़्यादा होती है। डायमीटर अगर आप अलग अलग प्रोवाइड करते हो, स्पेसिंग सेम रखते हो, तो डायमीटर कहाँ ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा? बड़ी समस्या होती है, समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस चीज़ को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। और रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हो, मेन रेनफोर्समेंट जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जिसे हम बोलते हैं, वो आपका कहाँ होना चाहिए? सेंटर में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और जब आप सपोर्ट पर पहुंचते हो तो वहां जाके कंटरमेंट जो करते हैं ना, वो आप कर सकते हो रेनफोर्समेंट का। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो अब कुछ देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इंपॉर्टेंट बातें वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। क्वेश्चन ये देखा जाता है, ये पूछा जाता है कि आपका शियर एनफोर्समेंट जो है वो आपने अगर प्रोवाइड किया है, तो आपका शियर एनफोर्समेंट की स्पेसिंग जो है वो सेंटर पर ज़्यादा है या आपके सपोर्ट पर ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, कहाँ, किसकी रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग किस तरह से होती है। देखो केस वन, केस नंबर वन, मान लीजिए, मान लिया हमने, अज्यूम कर लिया है कि जो डायमीटर है, वो डायमीटर क्या है, वो सेम है स्ट्रिप्स का, सेम डायमीटर है। तो अब जो स्पेसिंग आपकी होनी चाहिए, वो स्पेसिंग कैसी होगी? देखो यहाँ जो आपने अगर एक रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड किया, एक यहाँ किया है, रिंग्स प्रोवाइड किए हैं, इतनी स्पेसिंग पर किए हैं, तो जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ोगे तो आप सेंटर पे क्या है, स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो, ये स्पेसिंग ज़्यादा रख सकते हो। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यानी कि जो सेंटर है, यहाँ पर स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग क्या होती है, एरो ऊपर की तरफ, यानी कि ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और सपोर्ट पर, सपोर्ट के पास में यहाँ पर स्पेसिंग है, वो क्या होती है, वो कम होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं बोलूं, स्टेटमेंट सुनना, अगर मैं मूव करता हूं, अगर मैं मूव करता हूं सपोर्ट से सेंटर की तरफ, तो स्पेसिंग बढ़ती है या घटती है? तो भैया बढ़ती है, डिप्लोमा वाले लिख लेना बढ़ती है, इंग्लिश, और जो अंग्रेजी वाले डिग्री वाले वो लिख लेना इंक्रीज होती है ना। इफ वी मूव सपोर्ट टू द सेंटर देन द स्पेसिंग ऑफ द shear stress टू बी इंक्रीज। और इसका उल्टा, अगर मैं सेंटर से सपोर्ट की तरफ चलता हूं तो स्पेसिंग बढ़ती है या घटती है? स्पेसिंग जो है वो क्या होती है, घटती है सर। क्या होती है? घटती है। समझ में आया? ठीक है। अब केस नंबर टू, केस नंबर टू, आपका मन बदल गया कि सर अब तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अब आप जवाब दीजिए, अगर मैंने, ये मेरा सेक्शन है और मैंने क्या किया, मैंने रेनफोर्समेंट जो है उस रेनफोर्समेंट का डायमीटर ही चेंज कर दिया। अब डायमीटर क्या है, चेंज कर दिया, और उनको क्या है, जैसे यहाँ मान लीजिए डायमीटर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा डायमीटर रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा डायमीटर रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटर पर जो आप डायमीटर प्रोवाइड करोगे वो फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। मतलब ये है कि पहले वाले केस में आपने क्या किया, डायामीटर को क्या कर दिया, सेम कर दिया, स्पेसिंग चेंज कर दी। और यहां क्या करना पड़ेगा, यहां क्या होगा, डाया जो है वो हो गया चेंज, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग क्या हो गई, वो हो गई सेम। तो अब जो जिसका डायमीटर ज्यादा है, तो यहां पर तो क्या होगा, लेस डाया जो है वो काम में आएगा, जबकि यहां पर क्या आएगा, यहाँ पे ग्रेटर जो डाया है वो काम में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए ना, काफी बार पूछा हुआ है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये। चलिए अब आगे की कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, वो भी कर ही लेते हैं। जब इतनी बातें कर ली हैं तो ठीक है, चलिए देखो आगे चलते हैं। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि शेयर जो है, इस शेयर के आने से इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर शेयर फोर्स कहीं आ रहा है आपके सेक्शन पर, तो इसके आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपके क्रैक्स डेवलप होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, और साथ ही साथ में आपके जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उसमें शेयर क्रैक कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना। मान लीजिए आपका सेक्शन है ना, ये आपका सेक्शन है और आपने सपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके सपोर्ट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अब क्या होता है, लोडिंग आ रही है ना, लोडिंग भी आ रही है ऊपर। अब क्या होता है कि अगर आपके सेंटर पर क्रैक्स डेवलप होते हैं ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर, किस एंगल पर, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ सुनना, 90 डिग्री के एंगल पर, और या फिर ऐसा होता है कि आपके यहाँ सपोर्ट की तरफ डेवलप होते हैं क्रैक्स,
और कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर? 45 डिग्री। अरे 45 सही नहीं लिखा गया तो वापस लिख लेते, कोई बात नहीं। कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कहीं डेवलप हो रहा है जिसका एंगल हो सकता है कि 45 जो है 45 ना हो या कम ज़्यादा हो, यानी कि इनके बीच में यहाँ कहीं डेवलप हो रहा होगा जिसका एंगल 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 3 तरह के जनरली क्रैक्स आप देख सकते हो। इसके अलावा एक चौथा क्रैक और भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्रैक क्या, बेसिकली वो शेयर जो स्ट्रेस है उसी का एक रिजल्ट होता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके इस तरह का सेक्शन बनता है, इस तरह से फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से क्रैक डेवलप होगा। इसको कहा जाता है क्या? फ्लेक्सर क्रैक या फ्लेक्सरल क्रैक। ठीक है। या फिर ऐसा, और इसका ध्यान रखना ये वर्टिकल क्रैक है। ये कैसा है? ये वर्टिकल क्रैक है। कैसा है? वर्टिकल क्रैक है। और किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? फ्लेक्सर लिखा हुआ है तो आपको पता है बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जनरेट हो रहा है, ओनली बेंडिंग मूवमेंट की वजह से। दूसरा जो क्रैक है उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप रिप्रेजेंटेशन करो स्ट्रेस का तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हो वहाँ पर स्ट्रेस का। ठीक है ना, स्ट्रेस है, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो स्ट्रेस का। ये किस वजह से होता है? ये होता है आपका शियर की वजह से, है ना। शियर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, उस शियर स्ट्रेस की वजह से ये आपका क्या होता है, ये जनरेट होता है। अब शियर स्ट्रेस जो लग रहा है इसकी वजह से जो क्रैक डेवलप होगा, उस क्रैक कैसा होगा? 45 डिग्री के एंगल पर होगा, जैसे मैंने बताया इस तरह से होगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एंगल कितना था? यहाँ एंगल 90 डिग्री था, वर्टिकल क्रैक डेवलप हो रहे थे। जबकि यहाँ इंक्लाइंड क्रैक डेवलप होंगे जिनका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा। ये इसका रीजन क्या है? ये है शियर स्ट्रेस। इनको बोला जाता है डायगोनल टेंशन क्रैक, डायगोनल टेंशन क्रैक। ठीक है क्या? एक तो आपके हो गए फ्लेक्सर क्रैक, एक हो गए डायगोनल टेंशन क्रैक, है ना, डायगोनल टेंशन क्रैक। किसकी वजह से है? ये किसकी वजह से, ध्यान रखना, ओनली किसकी वजह से? ओनली शेयर की वजह से, ओनली शेयर की वजह से है। ठीक है। एक होता है तीसरा वाला जो मैंने बताया मिक्स, जो इन दोनों की वजह से होगा। हो सकता है किसी भी एंगल पर हो, ठीक है ना, फ्लेक्सर क्रैक हो जाएगा जिसमें फ्लेक्सर और ये दोनों होंगे। हो सकता है इस तरह से किसी एंगल पर हो या इस तरह से एंगल पर हो, यानी 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कहीं पर होगा। एक और होता है डायगोनल, जिसको कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अब ये एक्चुअल में क्या है, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर क्या है समझना। इसको क्या है, सेकेंडरी क्रैक फेलियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्रैक फेलियर। सेकेंडरी क्रैक जो फेलियर है, ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन है, कंप्रेशन साइड से लोड आता है। लोड आने की वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, या तो कंक्रीट क्रश कर जाती है या वहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऊपर ऊपर कंप्रेशन वाले फाइबर्स में, कंप्रेशन की तरफ क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? ये डायगोनल कंप्रेशन फेलियर की वजह से होते हैं। ये डायगोनल कंप्रेशन फेलियर कहलाता है। इसको आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी क्रैक फेलियर भी बोलते हो। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सेकेंडरी कंप्रेशन जो फेलियर है वो किसको बोलते हैं, या डायगोनल कंप्रेशन फेलियर है, किस तरह का फेलियर है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डायगोनल टेंशन फेलियर है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए आईएस कोड में क्या है, क्या प्रावधान है, जो टाउ सी है ना, वो टाउ सी का डायगोनल कंप्रेशन फेलियर के लिए ही है बेसिकली। ठीक है ना। और टाउ सी मैक्स जो होता है ना, बेसिकली उसका जो रिलेशन है वो किससे, वो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर से होता है। ठीक है क्या? ये बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना, अलग अलग तरह के क्रैक डेवलप होते हैं। अच्छा, क्रैक के अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कितना क्रैक परमिसिबल है ना। तो 3 mm का जो क्रैक है, 3 mm क्रैक, 3 mm का क्रैक आ सकता है, परमिसिबल है। कहाँ? नो हार्मफुल कंडीशन, जब कोई हार्मफुल कंडीशन नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 mm का क्रैक जो है इसको परमिट कर सकते हो, परमिसिबल क्रैक बोल सकते हो, जब कोई हार्मफुल कंडीशन हो। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो 2 mm या 3 mm का हो सकता है, लेकिन जनरली हम कितना, 3 mm का क्रैक जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, परमिशन देते हैं कि हाँ 3 mm का क्रैक आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आने दो। तो ये हम करते हैं। घरों में देखा होगा क्रैक वगैरह डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, क्रैक्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो जनरल बातें थी वो जनरल बातें अब हमने कर ली है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं डिजाइन से रिलेटेड इसके बारे में, कि डिजाइन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से हमको वर्क करना है। तो मैंने बता दिया नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो कैसे आपको कैलकुलेट करना है, नॉमिनल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा टाउ सी कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जब भी डिजाइन की बात होगी तो वहां पर क्या है, एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपके 2 लेग या 3 लेग आप जो प्रोवाइड करते हो स्टेरअप्स, तो 2 लेग 3 लेग का मतलब क्या होता है समझ लो, छोटा छोटा सा है ये, बस कुछ ही नहीं है।
ये देखो क्या होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, और जो आपको ब्लैक कलर से ये दिख रही है ये आपकी क्या है, रिंग है ना, जो शेयर रेनफोर्समेंट है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से लॉक कर देते हो। अब क्या होता है, एक लेग और दो लेग, तो इनको बोल दिया टू लेग। अब मान लीजिए रेनफोर्समेंट कुछ ऐसे होता और आप रिंग ऐसे प्रोवाइड कर देते, यहाँ से यूँ प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से लॉक कर दिया, और इसको यहाँ से यूँ प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ से इसको लॉक कर दिया। तो एक लेग, दो लेग, तीन लेग, इस तरह से प्रोवाइड कर दी। तो ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है किस पर, कि आपका जो सेक्शन है वो किस तरह का है। चार लेग प्रोवाइड कर सकते हो, तीन लेग, जो भी मतलब क्वेश्चन में जैसा हो उसका मतलब लेग का मतलब क्या है, इस तरह से आप लेग को पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो लेग होती है ज़्यादातर सम संख्या में लेग प्रोवाइड की जाती है ना, कोशिश की जाती है सम संख्या में प्रोवाइड करें, है ना। अब देखो क्या होता है, अब हम चलते हैं डिजाइनिंग की तरफ, कैसे आपको डिजाइन करना है किसी भी सेक्शन को और किस तरह से आप शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। तो डिजाइनिंग में जब भी बात होगी डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देखो टाउ बी, कि टाउ बी की वैल्यू कितनी है। तो टाउ बी कैलकुलेट करना है, तो टाउ बी इक्वल टू होता है शेयर फोर्स कितना आ रहा है अपॉन बी डी। देन स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करते हैं, आप टाउ सी चेक करो, टाउ सी कितना है। टाउ सी कैसे चेक करेंगे भैया, टाउ सी के लिए क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील पता होना चाहिए, और कंक्रीट जो है एफ सी के जो है वो पता होना चाहिए, कौन सी ग्रेड है ये पता होना चाहिए। इन दोनों की हेल्प से आप टाउ सी कैलकुलेट कर सकते हो कोड से। थर्ड स्टेप कंपेयर करो, स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में क्या कंपेयर करेंगे कि जो टाउ सी है वो बड़ा है टाउ बी से, या फिर टाउ बी है वो बड़ा छोटा है टाउ सी से, मतलब बड़ा कौन है छोटा कौन है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर टाउ सी बड़ा है जब तो ठीक है मामला, और टाउ बी अगर जो है वो टाउ बी क्या है, टाउ सी जो है, तो दोनों दोनों जगह एक ही चीज़ लिख दी मैंने, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे लिख सकता हूँ मैं। टाउ सी जो हो है वो टाउ बी जो है वो टाउ बी बड़ा हो गया किससे, टाउ सी से, है ना, पहला केस। अगर टाउ बी बड़ा है टाउ सी से तो आपको डिजाइन करना होगा, क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। लेकिन मान लीजिए अब आपके साथ केस ये होता है कि अगर आपके साथ में जो टाउ सी आपने जो बनाया था, जो आपके कंक्रीट का स्ट्रेच है, ये टाउ सी ज़्यादा है टाउ बी से, ठीक है ना, यानी कि आपकी कंक्रीटेशन ज़्यादा है, तो यहाँ डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। आप क्या कर सकते हो, मिनिमम जो रेनफोर्समेंट है, शेयर एनफोर्समेंट वो प्रोवाइड कर सकते हो। अब मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट की प्रोवाइड करने की भी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि देखो आपके जो फेलियर है वो फेलियर को आप प्रिवेंट करना चाहते हो, किसी भी कंडीशन प्रिवेंट ना हो, मतलब कि प्रिवेंट हो जाए, किसी भी कंडीशन में फेलियर ना आए। प्लस आपकी जो रेनफोर्समेंट है उन रेनफोर्समेंट को सही से हैंडल किया जा सकते, सही से क्या किया जा सकते, मैनेज किया जा सके, ठीक है ना। तो ये कुछ एक दो कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या किया जाता है, ये स्टेप्स प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सडन फेलियर आ जाए। अब क्या होता है कि इन दोनों केसेस की बात जब भी होगी तो हमारा क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो जो हमको डिजाइन करना है वो हमारा डिजाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई केस हो जाए कि जो टाउ बी है वो टाउ बी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, टाउ सी से, एंड टाउ बी जो है वो ज़्यादा है टाउ सी मैक्स से भी, तो उस केस में क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा कि उस सेक्शन को रीडिज़ाइन करना होगा, है ना, रीडिज़ाइन करना होगा, फिर से डिज़ाइन करना होगा। क्योंकि इस केस में क्या कर सकते हैं कि ये डिजाइन किया ही नहीं जा सकता है, टाउ सी मैक्स से किसी भी कंडीशन में वैल्यू टाउ बी की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना ये कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझ लो ये चीज़ समझ में आ गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि अगर डिजाइन करना ही है, तीन के अलग अलग केस बन गए हैं, तीन केस बन गए हैं यहाँ पर, तो जब डिजाइन करना ही है तो डिजाइन किस तरह से किया जाएगा ये भी देख लेते हैं। देखो डिजाइन करने की जब भी बात होगी, अब देखो ये पेज है, पेज परेशान कर रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। डिजाइन करने की जब बात ही होगी तो मान लीजिए जो शेयर टाउ बी है वो टाउ बी है, वो टाउ बी ज़्यादा है टाउ सी से। एक तो ये केस बन सकता है जो मैंने बताया, एक हो सकता है कि टाउ सी जो है वो ज़्यादा है टाउ बी से, तो यहाँ तो क्या कर देंगे हम, मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब जो डिज़ाइन करना है वो कितने से डिज़ाइन करना है वो ध्यान रखना। मैंने आपको पहले बताया था शेयर स्ट्रेस की फॉर्म में, अब मैं शेयर फोर्स की फॉर्म में बता देता हूँ कि शेयर रजिस्टर्ड बाय स्टील कितना होगा। ध्यान रखना, शेयर रजिस्टर्ड बाय शेयर स्टील, ये शेयर स्टील क्या है, वही शेयर स्टील है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी यू एस से। इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना शेयर फोर्स आप पे एक्ट कर रहा है बाहर से, माइनस टाउ सी, टाउ सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, मल्टीप्लाई बी डी। ये जो है ये याद रखना, कई बार क्या है एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं,
न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि शेयर रजिस्टर्ड बाय शेयर स्टील कितना होगा, या शेयर जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, रजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी, तो उसको VUS बोलते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपके पास में IS 456 कोड है तो उसके पेज नंबर 73 पे आपको जा सकते हो, और पेज नंबर 73 पे क्या है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो रेनफोर्समेंट जो है शेयर के रूप में प्रोवाइड करने वाला रेनफोर्समेंट है, उसको आप 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। कितने तरीके से? 3 तरीके से। और अगर आपको लगता है कि मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट जो है उस मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट से काम हो सकता है, यानी कि जो टाउ सी की जो वैल्यू है वही काफी है, वो ज्यादा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। अभी डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पर। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट बताइए, कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट है वो कितना होता है शेयर के केस में, या फिर आपको हो सकता है कि डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी बोल दिया जाए कि पूरा का पूरा डिजाइन करो। तो चलो पहले चीज तो ये लिख लो, केस नंबर 1, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करना है, जब टाउ सी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, टाउ बी से बाहर से जो आ रही है स्ट्रेस उससे ज़्यादा है, टाउ सी खुद कैपेबल है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाती है SV इक्वल टू 0.87 FY ASV अपॉन 0.4 B। ये आपका क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है, और इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो आप, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके काम आ जाएगा, और इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं, अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपसे क्या है डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूले को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इससे। ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। AST मिनिमम से बन सकता है, यानी कि मिनिमम टेंसिल स्टील कितना होता है, या मिनिमम आपके शेयर एनफोर्समेंट कितना होता है, मिनिमम कंप्रेशन जो रेनफोर्समेंट है वो कितना होता है, इस तरह डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो पहला केस हुआ। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 की। जो केस नंबर 2 होता है, केस नंबर 2 में क्या होता है कि आपका जो टाउ वी है वो टाउ वी टाउ सी के कंपेरिजन में ज़्यादा चला गया, बट टाउ वी जो है वो कम है, टाउ वी कम है टाउ सी मैक्स से। तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में हमारा काम क्या होता है, उस केस में हमारा काम ये होता है कि हम क्या करें, हम डिजाइन करें। अब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है आपको। अब ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ये बेसिकली 3 तरीके हैं प्रोवाइड करने के। क्या क्या, कौन कौन से 3 तरीके हैं, अब समझना। यहां पर आप चाहो तो इंक्लाइंट स्ट्रेप प्रोवाइड कर सकते हो, वर्टिकल प्रोवाइड कर सकते हो, या बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हो। अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया, अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं तीनों बता रहा हूं। अगर इंक्लाइंट प्रोवाइड करनी है तो इंक्लाइंट का जो फॉर्मूला होता है, इंक्लाइंट का फॉर्मूला हो जाता है आपका ए, डायरेक्टली लिख देता हूं, देखो, VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SV। और वर्टिकल अगर है तो वर्टिकल में फॉर्मूला हो जाता है आपका VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SV। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इन अलग अलग फॉर्मूले से प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। अरे इंक्लाइंट में गलत लिख दिया, इंक्लाइंट वाला फॉर्मूले में तो एंगल आएगा ना, इंक्लाइंट वाले में तो फॉर्मूले में एंगल आता है, तो पूरा लिख देता हूँ, देखो मिटा के लिख देता हूँ। इंक्लाइंट में क्या होता है कि पूरा का पूरा में फॉर्मूले के साथ में आपको वैल्यू भी रखनी होती है कि कितने एंगल से आप इंक्लाइंट कर रहे हो। तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SV मल्टीप्लाई, यहाँ पे एंगल से मल्टीप्लाई हो, जितने एंगल से आप क्या कर रहे हो उनको प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब समझना, 2 चीज़ें समझना यहाँ पर, क्योंकि बेंट अप बार वाला थोड़ा सा मैं बताता हूँ बाद में, पहले इनको समझना। ऐसा है कुछ सेक्शन कि आपने जो एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, हो सकता है आप इस तरह से इंक्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये एंगल कितना है, इस एंगल को बोला जाता है अल्फा। कितना बोला जाता है, अल्फा बोला जाता है। जनरली 45 डिग्री का रखा जाता है, लेकिन ये चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। जनरली 45 डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ये होता है अल्फा, तो वो अल्फा बेसिकली यहाँ यूज किया जाएगा। या फिर हो सकता है वर्टिकल प्रोवाइड करो इस तरह से, है ना, तो वर्टिकल में क्या है, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। बेंट अप बार में क्या होता है कि आपने रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया है वो रेनफोर्समेंट इस तरह से था, और आगे जाके आपने क्या किया, उसको ऊपर की तरफ ले गए और फिर ऐसे प्रोवाइड करते। ये कहीं ना कहीं, ये जो बेंट अप बार है कहीं ना कहीं क्या करती है, ये रोकने का काम करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है, किसको, शेयर को रजिस्ट करने का काम करती है। लेकिन अब इसके साथ क्या होता है कि अगर शेयर को बेंट अप बार जो आपने प्रोवाइड किया है, इनके साथ क्या होता है कि 50%
यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ये 50% ही शेयर को रजिस्ट करते हैं। क्या 50% ही शेयर को रजिस्ट करेगी, पूरा रजिस्ट नहीं करेगी। तो बेंट अप बार जो प्रोवाइड की जाती है अकेले प्रोवाइड नहीं की जाती है ना, बेंट अप बार कभी भी अलग अलग एक साथ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, बेंट अप बार क्या की जाती है, किसी के साथ में ही प्रोवाइड की जाएगी, अकेली बेंट अप बार प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो बेंट अप बार का फॉर्मूला हो जाता है VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू साइन एल्फा। तो ये बेंट अप बार जब आप प्रोवाइड करोगे तो वहां से ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि VUS कितना होगा। अब क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि यार VUS तो पहले से ही पता है, तो कैलकुलेट कर क्या रहे हैं हम, इतनी देर से किस पर चर्चा हो रही है, करना क्या चाहते हैं यार। VUS तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि VUS कितना होगा, तो कैलकुलेट करना क्या है। तो भैया कैलकुलेट क्या करना होता है कि VUS तो मुझे ऑलरेडी पता होता है ना, पता VUS के बारे में पता है। 0.87 क्या है, कांस्टेंट है। FY मुझे ऑलरेडी पता होगा। ASV जो है ये कहाँ से कैलकुलेट होता है, ASV जो कैलकुलेट किया जा सकता है वो किया जा सकता है बार को, जैसे 2 लेग्ड बार है तो 2 मल्टीप्लाई π/4 और जितने आप डायमीटर का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो स्टेप्स के रूप में उसका स्क्वायर। तो हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना होता है SV कि कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है ना। तो SV कैलकुलेट करना पड़ता है अपनी तरफ से कि SV की वैल्यू कितनी होगी। तो SV कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्मूलाज की तरफ से, है ना। इन फॉर्मूला का यूज क्या है कि SV कैलकुलेट करने के काम में आते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, क्या समझ में आ रही है ना ये चीज। और D क्या है, आपकी इफेक्टिव डेप्थ है D ध्यान रखना क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये भूल मत जाना, ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ है D, है ना। तो ये फॉर्मूले 3 तरीके से आप काम में ले जाते हैं। ध्यान रखना कि बेंट अप बार के लिए फिर बता दूं कि बेंट अप बार क्या है, बेंट अप बार अकेले प्रोवाइड नहीं की जाती है ना। ध्यान रखना बेंट अप बार अकेले प्रोवाइड नहीं की जाती है, किसी साथ भी की जाएगी, क्योंकि ये जो रजिस्ट कर रहा है ये 50% ही तो रजिस्ट कर रहे हैं। तो जो आप जो वर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हो वर्टिकल के साथ में इनको बीच में प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, ये बातें होगी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको ये भी चीज समझ लेनी चाहिए कि इनकी स्पेसिंग है वो स्पेसिंग कितनी कितनी होनी चाहिए, इनकी स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। स्पेसिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे एक लिख सकते हो टॉपिक, क्या लिख सकते हो, स्पेसिंग के बारे में, है ना, कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो देखो स्पेसिंग के बारे में ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्योंकि इंक्लाइंड की स्पेसिंग अलग होती है और वर्टिकल की स्पेसिंग अलग होती है। एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्या करता है कि इंक्लाइंड जो है और वर्टिकल है दोनों ऑप्शन में दे देता है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब अगर आप स्पेसिंग की बात कर रहे हो कि स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करनी है, तो ध्यान रखना स्पेसिंग में अलग अलग केस बनते हैं कि आप कौन से रेनफोर्समेंट की आप बात करो, किस रेनफोर्समेंट की आप बात करो, उस रेनफोर्समेंट में उतनी ही स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप इंक्लाइंट की बात कर रहे हैं, इंक्लाइंट मेंबर है आपका, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इंक्लाइंट मेंबर, इंक्लाइंट शेयर रेनफोर्समेंट, है ना, इंक्लाइंट शेयर रेनफोर्समेंट है। और यहाँ लिख सकते हो वर्टिकल। अब देखो वर्टिकल और इंक्लाइंट वालों में ये चीज ध्यान रखना कि अब अगर आप वर्टिकल की बात कर रहे हो तो वर्टिकल में जो स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है वर्टिकल वाले में बता रहा हूं मैं, ये होती है 0.75D, 0.75D और 300 mm, जबकि यहां की जाती है D और 300 mm। अब एग्जाम में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि D है या 0.75D है। अब यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता है कि किस में 75D है और किस में आपको 0.75D है और किस में D है, बिल्कुल भी इस बार कंफ्यूज ना। और D क्या है, यहाँ पर D है, D क्या है, कमेंट करो D क्या है। D आपकी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है कि इफेक्टिव डेप्थ आपने कितनी प्रोवाइड की है। तो वर्टिकल में कितना हो गया, 0.75D हो गया, जबकि यहाँ पे कितना हो गया। अच्छा, अब आप देखो मैक्सिमम लेना है मिनिमम लेना है, मैंने बोला है मैक्सिमम स्पेसिंग, तो अब आपको इन दोनों में से क्या लेना होगा, इन दोनों में से मिनिमम लेना है आपको। यहाँ पर भी इन दोनों में से क्या लेना है, जो लेसर वाला है वो लेसर वाला लेना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था कि आप कैसे शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, शेयर एनफोर्समेंट की डिजाइनिंग किस हिसाब से की जाती है, और शेयर एनफोर्समेंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है बताने की। अच्छा, शेयर स्पान क्या होता है ये पता है क्या, शेयर स्पान, शेयर स्पान किसी को पता हो तो कमेंट करो। शेयर स्पान होता है अगर आपका शेयर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो ना जिस स्पान में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे शेयर स्पान। क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं शेयर स्पान। समझ में आया। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ काफ़ी ठीक ठाक मामला है और ये चीज़ें समझ में आ रही है जो भी समझाने की कोशिश की गई है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का क्या है फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि अगर आपको लगता हो कि मामला सब सही है
तो एक काम कर देना, अगर आपके पास में है तो 1 रुपया क्या कर देना, डोनेट कर देना आप मुझे ना, मेरे नंबर पे 1 रुपया डोनेट कर देना। 1 रुपये में बहुत ताकत है, 1-1 रुपये करके काफ़ी पैसा बन जाएगा, जिससे हमारा क्या मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चल पाएंगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, सेक्शंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। जैसे कि आपकी कोई पर्टिकुलर आपको वॉल दे वगैरह दे दी कि वॉल के केस में क्रिटिकल सेक्शन शेयर का कहाँ होता है, तो वॉल के केस में कहाँ होता है, वॉल के केस में कहाँ होगा, फटाफट बताओ, डी डिस्टेंस पर होता है ना, वॉल के केस में डी डिस्टेंस पर होता है। अगर आपको कोई टैंक है, वाटर का टैंक है, तो उसके फेस पर होता है ना। और अगर कोई आरसीसी का कॉलम है तो डी डिस्टेंस पर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आरसीसी का कोई कॉलम प्रोवाइड करता है ब्रैकेट के रूप में तो फेस पर होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।